जर्नलिज्म यानी पत्रकारिता एक ऐसा प्रोफेशन जो मिशन बन चुका है और आज के संदर्भ में देखें तो ये कमीशन तक पहुंच चुका है। ऐसे में जो आपके हाथ में ये स्मार्टफ़ोन है ना, इसकी मदद से ना सिर्फ प्रोफेशनल जर्नलिस्ट बल्कि हमारे और आप जैसे जो साधारण नागरिक हैं इस देश के, वो ये भी नागरिक पत्रकारिता कर सकते हैं, यानी सिटीज़न जर्नलिज़्म कर सकते हैं। क्योंकि स्मार्टफ़ोन ने आपको इतना अधिकार दे दिया है और ये पत्रकारिता जगत में एक बहुत बड़ा बदलाव ला रहा है। और इसी बदलाव पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ बेहद ख़ास मेहमान जुड़ चुके हैं, जो कि मीडिया एकेडमिक्स से भी जुड़े रहे हैं और मीडिया इंडस्ट्री में तो ख़ैर उनका परिचय क्या दें, क्योंकि वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। बहुत-बहुत स्वागत है हर्षरंजन सर आपका हमारे इस चर्चा पे। धन्यवाद, नमस्कार। तो नमस्कार सर, सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे कि आपकी नज़र में क्या है कि पत्रकारिता जगत पर, पूरे मैं पत्रकारिता जगत की बात कर रहा हूँ और खास तौर पर टीवी की बात कर रहा हूँ कि टीवी पत्रकारिता जगत पर स्मार्टफोन के आ जाने के बाद क्या प्रभाव पड़ा है? देखिए, टेलीविज़न पत्रकारिता में संपादकीय, जिसे हम एडिटोरियल बोलते हैं, क्या बताना है, क्या कहना है, न्यूज़ स्टोरीज़, वो तो एक महत्वपूर्ण विषय था ही, है ही। लेकिन इसके साथ-साथ एक पत्रकार के लिए अब से पहले जो ब्रॉडकास्ट की टेक्नोलॉजी थी कि कैसे वो प्रसारित होगा, कैसे हम तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं, शायद वो उतना महत्वपूर्ण नहीं था, क्योंकि उसके लिए टेक्निकल इंजीनियर्स होते थे, टेक्निकल टीम्स होती थी और वो एक बहुत ही पेचीदा काम होता था। तो पत्रकार जो होते थे वो सिर्फ संपादकीय काम करते थे, एडिटोरियल काम करते थे, न्यूज़ रिपोर्ट लाते थे, लिखते थे, बताते थे और बाकी ब्रॉडकास्ट करने की ज़िम्मेदारी एक अलग थी। अब तकनीक के प्रादुर्भाव से, नए डेवलपमेंट से, एक छोटे से मोबाइल फ़ोन में हमें हर वो सुविधा मिल गई है कि हम ब्रॉडकास्ट इंजीनियर भी हो गए हैं, एडिटोरियल तो पहले से ही थे, तो दोनों का एक तरीके से इंटीग्रेशन हो गया है, समावेश हो गया है, चीज़ें आसान हो गई हैं। ठीक उसी तरीके से कि जैसे हम पहले कोई चीज़ लिखते थे, तो कागज़ हाथ से लिखते थे, उसके बाद किसी अखबार के दफ्तर में जाते थे और बोलते थे कि भाई देखिए पसंद है तो इसे छाप लीजिए। अब क्या है कि हम उसे लिख के कहीं भी फेसबुक पे या सोशल मीडिया पे शेयर कर सकते हैं और लोगों को बता सकते हैं कि आप पढ़िए। जो लोग जुड़े हुए हैं उससे पढ़ सकते हैं, जो आपके साथ सीधे संपर्क में नहीं है उन्हें आप लिंक शेयर कर सकते हैं। तो सीधे उन तक अपनी बात आप पहुँचा सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी क्रांति हुई है और जैसे-जैसे आने वाले दिन में हम इंटरनेट की स्पीड और बढ़ाते जाएँगे, 4G से 5G और 5G से 6G की ओर बढ़ते जाएँगे। ये तकनीक और भी बेहतर होती जाएगी, हम पहुँच अपनी दूर तक बना पाएँगे और शेयरिंग होती रहेगी। हमारे हाथ में सिर्फ पत्रकारों के हाथ में ही नहीं, दुनिया के किसी भी व्यक्ति के हाथ में अब ब्रॉडकास्ट की टेक्निक है। वो जो कुछ भी ज़माने से कहना चाहता है, मास को कम्युनिकेट करना चाहता है, जिसे हम मास कम्युनिकेशन के नाम से जानते हैं, वो बहुत ही आसान हो गया है। तो हम कह सकते हैं कि अब देश का हर नागरिक जो है, वो पत्रकार है और अपनी बात सिर्फ देश तक ही नहीं, पूरी दुनिया तक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में पहुँचा सकता है। बिल्कुल। तो यानी आपका कहने का अर्थ अगर मैं ये समझूँ कि कहीं न कहीं मोबाइल ने, इस स्मार्टफ़ोन ने पत्रकारिता जगत में क्रांति ला दी है और इस क्रांति के सकारात्मक पहलुओं के बारे में आपने विस्तार से बताया।
अब हम इसके कुछ नकारात्मक पहलुओं की अगर बात कर लें, क्योंकि हर एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं। आपने नागरिक पत्रकारिता का ज़िक्र किया, सिटीज़न जर्नलिज़्म की आपने बात की। ऐसा कहा जाता है कि वो प्रोफ़ेशनल जर्नलिस्ट नहीं होते हैं, इसलिए जो जर्नलिज़्म के बेसिक एथिक्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं या न्यूज़ चैनलों की बात करें तो एनबीए की जो गाइडलाइंस हैं, वो उसके दायरे में नहीं आते हैं। तो कहीं न कहीं आप उनको कंटेंट क्रिएटर्स तो कह सकते हैं, लेकिन जर्नलिस्ट कहना कितना सही है? पहला सवाल ये, और दूसरा सवाल ये कि मोबाइल जर्नलिज्म की फील्ड में नेगेटिव एस्पेक्ट्स आप क्या देखते हैं? देखिए 2 सवाल हैं आपके। सबसे पहले तो मैं यहाँ क्लियर करना चाहूँगा कि जर्नलिस्ट ठीक है, एक जो पेशेगत तौर पर अपनाते हैं और पत्रकारिता का काम करते हैं, हम उन्हें कहते हैं। लेकिन मेरी नज़र में परिभाषा कुछ ऐसी की जा सकती है जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की। हर व्यक्ति कुछ न कुछ संवाद करना चाहता है। ज़रूरी नहीं कि वो पत्रकार हो। हो सकता है वो स्कूल का स्टूडेंट हो सकता है कि वो बालक हो, बच्चा हो। हर व्यक्ति कहीं न कहीं कुछ संवाद करना चाहता है। इसी वजह से शायद जोड़ा गया है कि जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, इसको मैं परिभाषित करूँ तो शायद ऐसे करना पसंद करूँगा कि जर्नलिज्म वो होता है कि आप क्या कहना चाहते हैं, जो भी कहना चाहते हैं। अगर किसी 2 साल के बच्चे को भूख लगती है, वो अपनी मदर के पास जाता है और दूध की डिमांड करता है या खाने की डिमांड करता है या रोता है, तो वो संवाद कर रहा है। मेरी नज़र में वो भी पत्रकारिता है। एक बच्चा जो स्कूल से आता है और स्कूल में हुई घटनाओं का ज़िक्र करता है अपने पेरेंट्स के साथ या अपने भाई-बहनों के साथ, वो भी एक संवाद है और वो भी उसके लिए वो पत्रकारिता है, नई चीज़। अब इससे जुड़ी चीज़ है मास कम्युनिकेशन। तो कोई भी संवाद हम किससे करना चाहते हैं, वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है और वो बाय डिफ़ॉल्ट नेचर में होता है। मैं फिर उदाहरण से बताऊँगा बच्चे के, कि एक बच्चा जो ना पत्रकारिता पढ़ा हुआ है और ना उसने कोई कॉलेज, स्कूल की शिक्षा ली है, क्योंकि उसकी उम्र ही 2 साल की है। लेकिन उसे पता है कि भूख लगने पर वो अपनी चीज़ माताजी को बताएगा और अगर कुछ पैसे लेने हों या बाहर से कुछ चॉकलेट्स मँगवाने हों, तो वो अपने पिताजी के पास जाएगा। तो उसे क्या कहना है उसको जानकारी है और किससे कहना है, उसका ऑडियंस कौन है, इसकी भी उसे जानकारी है। तो जब हम एक्चुअल प्रोफ़ेशन में आते हैं पत्रकारिता के, तो हम इसे मास कम्युनिकेशन कहते हैं। तो जहाँ मासेस की बात होती है, वहाँ डाइवर्सिटी आ जाती है और डाइवर्सिटी आ जाती है तो किस इन्फॉर्मेशन की किसको कितनी ज़रूरत है, हो सकता है किसी इन्फॉर्मेशन की हमें ज़रूरत हो, किसी और को नहीं हो। तो मास कम्युनिकेशन में हम ये कहते हैं कि जो कॉमनैलिटी चीज़ें हैं, जो कॉमन चीज़ें हैं, जिसे मैं जान सकता हूँ कि भाई ठीक है, ये अरुणाचल प्रदेश के लोगों के लिए भी ठीक है, ये देश के किसी भी जगह के लिए ठीक है। वो कॉमन चीज़ों को फ़िल्टर करके हम दिखाते हैं, जो कहना चाहते हैं वो मास कम्युनिकेशन। और किसी सीमित दायरे के लोगों के लिए कहना चाहते हैं, तो आप टीवी में देखते होंगे कि हम ज़रूर उसमें ये दिखाते हैं कि अब हम खबरें जो दिखाएँगे, इस प्रदेश से दिखाएँगे या इससे बिज़नेस से संबंधित दिखाएँगे या राजनीति से संबंधित दिखाएँगे या साइंस से संबंधित दिखाएँगे या खेल की खबरों में हम दिखाएँगे कि संवाद कितना बेहतर होगा। आपका दूसरा सवाल, हाँ, इसके नकारात्मक पहलू बहुत हैं, क्योंकि जब तक ये काम आप बाय डिफ़ॉल्ट अपनी पसंद से करते रहेंगे, लोगों को जानकार बनाने के लिए, चीज़ों को शेयर करने के लिए करते रहेंगे, तब तक तो बहुत अच्छा है। लेकिन जैसे ही आप बायस्ड हो जाते हैं, जैसे ही आप किसी को नीचा दिखाना चाहते हैं, जैसे ही आप किसी पे आरोप-प्रत्यारोप लगाना चाहते हैं, चूँकि उसमें आपका निहित निजी स्वार्थ इन्वॉल्व्ड है, तो और उस चीज़ को आप उस प्लेटफ़ॉर्म के ज़रिए शेयर करते हैं, चूँकि उसकी सुविधा आपको है, तो वो एक नकारात्मकता हो जाती है, जैसे किसी का किसी से कुछ झगड़ा हुआ और उसने उसकी वीडियो उठा के उसके बारे में चीज़ें डाल दी, तो यहाँ आपका निजी स्वार्थ है। अब हम पत्रकार भी हैं, सिटीज़न, हर सिटीज़न पत्रकार है और साथ में उसका दूसरा रोल है कि वो ऑडियंस भी है, क्योंकि वो अपनी चीज़ें दे रहा है और दूसरों की चीज़ें ले रहा है। बिल्कुल। तो जब हम अपनी चीज़ें दे रहे हैं तो मेरा ये है कि हम उस पे पूरी दुनिया पे तो रोक लगा नहीं सकते, सबको समझा नहीं सकते। जिसको जो देना है वो देगा ही देगा और उसमें अगर कोई चीज़ बिल्कुल अनपार्लियामेंट्री है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो सामाजिक सरोकार से विपरीत हैं,
जो समाज में बुरा असर डालती हैं, लोगों को बांटने का काम करती है। तो इसके लिए हमारी सरकार, अन्य देशों की सरकारें या सोशल मीडिया चलाने वाले जो प्लेटफॉर्म्स हैं, वो नियम, कायदे, कानून बना रहे हैं और उनके दायरे में लोगों को रहना होगा। लेकिन एज एन ऑडियंस हमारी जिम्मेदारी यहाँ बढ़ जाती है कि हम किस तरीके से इस बात के लिए अवेयर हों कि जो चीजें हम पढ़ रहे हैं वो हम क्या पढ़ें, क्यों पढ़ें, कितना पढ़ें, और सबसे बड़ी बात कि उस पर हम कितना भरोसा करें। इसका ज्ञान, नॉलेज होना भी जरूरी है और ये स्किल डेवलप करना बेहद जरूरी है, क्योंकि हम बाजार जाते हैं, एक दुकान जाते हैं, दुकान में बहुत सारी सामानें होती है। क्या हम सारे सामान खरीद लाते हैं? बिल्कुल नहीं। हम वही सामान खरीदते हैं जिस प्रोडक्ट पे हमारा भरोसा होता है और जिसकी हमें जरूरत होती है। बिल्कुल, तो बिल्कुल। मीडिया प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हम वही चीज कंज्यूम करें जिसकी हमें जरूरत हो और जिसकी ब्रांड वैल्यू हो। तो धीरे धीरे ये ब्रांड वैल्यू बनेगी और आप खुद ब खुद समझने लगेंगे। ऐसे नए टूल्स आ जाएंगे कि जो फेक विजुअल्स हैं, जो फेक खबरें हैं, वो खुद ब खुद फिल्टर हो जाएंगी आने बिल्कुल, वाले तो आपने समय। ब्रांड वैल्यू की बात की, ब्रांड इमेज की बात की, तो हम अगले सवाल यही आपसे पूछना चाहेंगे कि कई ऐसे बड़े ब्रांडेड चैनल हैं और जहाँ पर कुछ चैनलों ने मोजो की प्रक्रिया की शुरुआत कर दी है। उनके रिपोर्टर्स को, एंकर्स को कहीं न कहीं जो एक ट्रेडिशनल कैमरा सेट होता था, अब उसको मोजो वाला कॉन्सेप्ट में चेंज कर दिया है। लेकिन इसी दौरान बहुत से ट्रेडिशनल टीवी के कैमरा पर्सन्स की नौकरी भी गई है। तो ये भी एक नकारात्मक पहलू है, इसे आप कैसे देखते हैं? इसके बारे में बताइए सर। देखिए, नौकरी जाना या चीजें कम होना, मैं इसको थोड़ा पीछे ले जाऊंगा। भारत में जब बैंकों का कंप्यूटरीकरण हुआ जी, तो बहुत सारे लोग, बैंकों के लोग इससे सहमत नहीं थे। इसका बड़ा जमकर विरोध हुआ था, 90 का दशक था वो, और जमकर विरोध हुआ था। बैंक वाले हड़ताल पे भी चले गए थे और वजह ये थी कि वो लोग मान रहे थे कि चूंकि अब तक लेजर और रजिस्टर वो मेंटेन करते हैं, बहुत सारे पद ऐसे होंगे जो चले जाएंगे और नौकरियां चली जाएंगी, इसलिए बैंकों का कंप्यूटरीकरण नहीं होना चाहिए। अब आज के डेट में जब हम बैंकिंग करते हैं 25-30 साल बाद, अब पूरी तरीके से ना सिर्फ कंप्यूटराइज्ड है बल्कि सारे बैंक्स आपस में इंटीग्रेटेड हैं और बैंकिंग एप्लीकेशंस पे भी आप काम कर रहे हैं। तो आप बताइए कि अगर उस वक्त कंप्यूटरीकरण नहीं हुआ होता या जो लोग उसका विरोध कर रहे थे वो सही थे या गलत थे, आज की तारीख में कोई ये नहीं कह सकता कि वो सही थे। ठीक इसी तरीके से जैसे जैसे तकनीक आती है, और हाँ, बैंकों में किसी की नौकरी गई नहीं। जो लोगों ने सीखा, आगे किया, वो बचे रहे। हाँ, उनकी जरूर गई जो लोग अपने को अपडेट नहीं कर पाते, जो अपने को जमाने के हिसाब से चला नहीं पाते, ऐसे लोग रवाने हो जाते हैं और वो मीडिया में भी होगा। तो जरूरी नहीं है कि तकनीक आ गई, मोबाइल से हम शूट कर रहे हैं तो कैमरा पर्सन्स वगैरह की नौकरी चली जाए। 90 के ही दशक की बात करिए, एक यूनिट को कैरी करने के लिए कम से कम 7-8 लोग होते थे। एक कैमरा पर्सन होते थे, कैमरा में रिकॉर्डर तब नहीं होता था, एक व्यक्ति केवल रिकॉर्डर उठाता था, एक तीसरा व्यक्ति होता था जो कि आपका टेप और ट्राइपॉड लेके चलता था, एक चौथा व्यक्ति होता था जो साउंड का सिस्टम लेके चलता था, एक पांचवा व्यक्ति होता था जो रिपोर्टर होता था, एक छठा व्यक्ति होता था जो इन सबके लिए असिस्टेंट का काम करता था, ड्राइवर तो वो नहीं था। तो एक यूनिट जाती थी। उसके बाद बीटा कैमरा आया, तो बीटा कैमरा आया तो बीटा में रिकॉर्डर हो गया, तो रिकॉर्डर की स्थिति हट गई कि अलग से रिकॉर्डर नहीं कैरी करना है। इसी तरीके से साउंड के लिए तो चीजें कम होती गई। मोबाइल पे अब सिर्फ एक व्यक्ति कर सकता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि लोगों की नौकरी चली जाएगी, वरना तो हम आगे ही नहीं बढ़ पाएंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। ऐसे लोग देखो अपडेट करें। यानी तकनीकी से तारतम्य बनाए रखना बेहद ज़रूरी है और जो कैमरा पर्सन अपने आप को अपडेट करते हैं और मोबाइल की तकनीकी को जानते हैं, समझते हैं, उनके लिए नौकरी का संकट नहीं है, ये आपके कहने का अर्थ मैं लगा पा रहा हूँ। लेकिन साथ में ये कड़वा सच है कि अगर कुछ ऐसे कैमरा पर्सन हैं जिन्होंने अपने आप को अपडेट किया और जो जिनके अंदर रिपोर्टिंग की क्वालिटीज़ भी हैं, हालाँकि वो प्रोफ़ेशनल रिपोर्टर नहीं रहे क्योंकि उन्होंने अपना पूरा करियर में कैमरा पर्सन ही बने रहे हैं। लेकिन इसके बाद भी उनको अच्छे चैनलों से
बड़े चैनलों से, मैं किसी छोटे-मोटे चैनल की बात नहीं कर रहा हूँ, उनको नौकरी से निकाला गया है। ख़ैर, अब हम इसके आगे वाला जो मुद्दा है उस पे बढ़ते हैं। अगर हम मोबाइल के थ्रू न्यूज़ का गैदरिंग कर रहे हैं, यानी रिपोर्टिंग। दूसरा, एक न्यूज़ गैदरिंग का है क्वेश्चन, इससे जुड़ा हुआ अगला स्टेप प्रोडक्शन यानी एडिटिंग, बहुत सारे ऐप आ गए हैं। और तीसरा स्टेप है प्रेजेंटेशन। तो न्यूज़ गैदरिंग टू प्रोडक्शन टू प्रेजेंटेशन, डू यू थिंक दिस इज़ रियली वेरी हेल्पफुल इन मोजो, और दिस इज़ वेरी चैलेंजेस फॉर द ट्रेडिशनल मोड ऑफ कम्युनिकेशन? देखिए, नई चुनौतियों के साथ चैलेंजेस बढ़ते हैं, चुनौतियाँ ही चैलेंजेस हैं और उन्हें एक्सेप्ट करना चाहिए। अगर कोई कंपनी, कोई संस्था या कोई रिपोर्टर ऑडियंस के प्रति ज़िम्मेदार है, उसकी नज़र में पहली पहली अगर कोई प्रायोरिटी है, वो ऑडियंस है, तो आप इस चीज़ को मानेंगे कि आप जल्द से जल्द कोई सूचना ऑडियंस तक पहुँचाना चाहेंगे। और पहले जिस सूचना को प्रोसेस करने में लंबा वक़्त लगता था, मोबाइल के आ जाने से आप सीधा जुड़ते हैं और जहाँ रहते हैं वहीं से सीधे चीज़ों का प्रसारण भी शुरू कर देते हैं। तो कम से कम आप ऑडियंस के प्रति उत्तरदायी हो रहे हैं। तो जब ऑडियंस के प्रति उत्तरदायी हैं और ऑडियंस ही आपकी प्राथमिकताएँ हैं, प्रायोरिटीज़ हैं, तो इससे बढ़कर खुशी की बात और कोई हो नहीं सकती। और दरअसल इसके आने से नौकरियाँ घटेंगी नहीं, नौकरियाँ बढ़ेंगी। आप देखिए कि अभी यूट्यूब चैनल्स चला के कितने लोग कमा रहे हैं, बहुत लोगों की अर्निंग हो रही है। पर्सनल ब्लॉग्स लोग लिख के कितना संतुष्ट हो रहे हैं। इसी तरीके से जिसको कोई सुनने वाला नहीं था, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके हज़ारों फॉलोअर्स आपको ट्विटर पे मिल जाएँगे। तो इनफैक्ट नौकरियाँ बढ़ी हैं, तकनीक जैसे-जैसे आएगी नौकरियाँ बढ़ने लगेंगी। शर्त सिर्फ इतनी है कि आपको बाँध कर रखना चाहते हैं, उस दायरे से थोड़ा बाहर निकलें। आप देखिए लगातार नौकरियाँ बढ़ेंगी। बिल्कुल, और जो दूसरा सवाल मेरा था इसी से जुड़ा हुआ कि मोजो का प्रयोग हम न्यूज़ गैदरिंग में, न्यूज़ प्रोडक्शन में और न्यूज़ प्रेजेंटेशन में, यानी एंकरिंग में भी कर रहे हैं, कुछ चैनल कर रहे हैं। तो आपकी नज़र से ये तीनों ही प्रोसेस क्या मोजो के लिए एक अच्छा प्लेटफ़ॉर्म उपलब्ध कराते हैं, या न्यूज़ रिपोर्टिंग में ज़्यादा हेल्पफुल है, और प्रॉपर एंकरिंग में, क्योंकि टीवी स्टूडियो है तो मल्टी लाइटिंग सेटअप होता है, मल्टी कैम सेटअप होता है। वहाँ पे सिर्फ़ एक मोबाइल का कैमरा लगा देने से क्या अच्छी एंकरिंग हो पाएगी? मतलब इस इन तीनों आयामों पे आप बताइए, न्यूज़ गैदरिंग, प्रोडक्शन और प्रेजेंटेशन। देखिए, ये डिपेंड करता है कि आप कौन से चैनल के लिए काम कर रहे हैं और किसका बजट कितना है, किसके पास रिसोर्सेज़ कितने हैं। अच्छे से मोबाइल पे भी प्रेज़ेंटेशन हो सकता है। अगर आप बाहर हैं, वहाँ चीज़ों को ले जाने की सुविधा नहीं है, तो वहाँ आप शूट भी करें, उससे प्रोडक्शन भी करें, वहाँ से एंकरिंग भी करें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप क्रोमा सेट का यूज़ करना चाह रहे हैं, स्टूडियो में बहुत अच्छे ग्राफ़िक्स बनाना चाह रहे हैं और बहुत लोगों को बैठा के आप डिस्कशन करना चाह रहे हैं, पिक्चोरियल ग्राफ़िक्स आपको चाहिए, तो उसके लिए ऑफ़ कोर्स मोजो जो मोबाइल कैमरा है वो उतना बेहतर साबित नहीं होगा। लिमिटेशंस हैं अभी। आप एडोबी पे, प्रीमियर पे या एफपीसी पे, एफसीपी पे, फाइनल कट प्रो पे जो एडिट करते हैं सॉफ्टवेयर के साथ कंप्यूटर पे बैठ के, उसमें आपको बहुत ज़्यादा स्कोप रहते हैं, बहुत कुछ करने के, बहुत आपकी क्रिएटिविटी सामने आने के। अब डिपेंड करता है कि क्या आप दिखाना चाह रहे हैं, किस तरीके के चैनल हैं। लेकिन हाँ, एंड्रॉयड में या एप्पल में भी ये बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस आ गए हैं, जो आपको थोड़ा बहुत बढ़िया एडिट करके और बूस्ट भी कर देते हैं वो साउंड को और आप अच्छा उनको ब्रॉडकास्ट क्वालिटी के साथ दिखा सकते हैं। बिल्कुल, और अब आखिर में आपसे जानना चाहेंगे कि मोजो का फ्यूचर आपको कितना ब्राइट लगता है, या चैलेंजेज़ हैं, और ये क्या ट्रेडिशनल जर्नलिज़्म के लिए चैलेंजेज़ है, ख़ास तौर पर प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या रेडियो मीडिया की बात करें? क्योंकि डिजिटल जर्नलिज़्म को बूस्ट कर दिया है जब से स्मार्टफ़ोन आ गया है। तो इसलिए मैंने आपसे ये सवाल पूछा कि इसका भविष्य आप क्या देखते हैं? देखिए, ये है क्या है कि अब वो ट्रेडिशनल और ये मोजो और ये नई चीज़ को हम अलग-अलग करके नहीं देखते हैं। अब सारी चीज़ें समाहित है एक ही में, इसीलिए इसको आप ये कह सकते हैं कि एक सिनर्जी हो गई है, चाहे वो रेडियो हो, प्रिंट हो या टीवी हो। आप देखिए मोबाइल पे आप पढ़ते भी हैं, मोबाइल पे आप सुनते भी हैं, मोबाइल पे आप देखते भी हैं। तो एक तरीके से तीनों चीज़ें मिल गई हैं, जो न्यूज़पेपर हैं
परंपरागत मीडिया जिसको आप कह रहे हैं, वो भी आपको वीडियोस दिखाते हैं। अ, रेडियो स्टेशन हम मोबाइल पे ही सुनते रहते हैं। कोई स्टोरी अगर सिर्फ आपको सुननी है तो उसका सिर्फ ऑडियो वर्जन उपलब्ध होता है। तो आने वाले समय में चूंकि ये सवाल ऐसा है कि आप पहले जाइए, जब आपको आदत पड़ जाती है किसी चीज का इस्तेमाल करने की, तो फिर वो वही परंपरा हो जाती है। जैसे घर में फ्रिज का होना, ये परंपरा है, लेकिन आज से 50 साल पहले हर घर में फ्रिज नहीं होता था। बिल्कुल, तो वो परंपरा नहीं थी, तो वो फिर ये माना जाता था कि ये अप मार्केट है, कम लोगों के पास। 70 और 60 के पहले स्कूटर हर घर में नहीं होते थे, टू व्हीलर नहीं होते थे, तो वो होता था कि ये, लेकिन अब आज हर घर में कार होना और कार ही नहीं होना, हर कार में एसी का लगा होना भी परंपरा में है। तो बिल्कुल, बीतते समय के साथ ये मोबाइल जर्नलिज्म भी जो है, ये इसकी तकनीक और बढ़ती जाएगी। अभी तो हम इसके बहुत शुरुआती दौर में हैं, क्योंकि लगातार एंड्रॉयड और इस तरह की कंपनियां, एप्पल जो भी बड़े मोबाइल बनाते हैं, ये एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर रहे हैं, और इसमें नई नई तकनीकें आ रही हैं। और इसी के साथ हमारा जो इंटरनेट स्पेक्ट्रम है वो भी बढ़ रहा है। 5G से 6G तक हम जाएंगे, तो हो सकता है कि आने वाले समय में आप मोबाइल की स्क्रीन को पूरी स्क्रीन को ही बड़ा करके किसी कंप्यूटर मॉनिटर के स्क्रीन के बराबर कर दें, फिर उसको श्रिंक कर लें और जेब में आप डाल लें। फोल्डेबल मोबाइल हो सकता है कि अच्छी क्वालिटी का ऐसा आ जाए कि आप चाहे जितना बढ़ा दें। ये भी हो सकता है कि आप कहीं बैठे हुए हैं और आपने मोबाइल को दीवार पे उसकी इमेज ले ली और जैसे चाहा उसको बढ़ा दिया, ठीक उसी तरीके से जैसे अभी हम टेक्स्ट को बढ़ाते हैं अपने बिल्कुल, स्क्रीन के ऊपर। तो ये बिल्कुल। परंपरागत ही हो जाएगी। बिल्कुल, यानी कहीं न कहीं आप ये कह रहे हैं कि तकनीकी बदलती रहती है, हर दौर में तकनीकी में बदलाव आते रहते हैं और आने वाले समय में जब 5G आ जाएगा, 6G आ जाएगा, तो मोजों की टेक्निक भी काफ़ी कुछ बदलेगी और ये कहीं न कहीं पूरे जर्नलिज़्म प्रोफ़ेशन के लिए एक वरदान है, अभिशाप नहीं है। अगर मैं इस सेंटेंस से अपने इस कार्यक्रम को कंक्लूड करूँ तो सही रहेगा सर? बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल, जर्नलिज़्म अपने आप में वरदान है। देखिए, देश, दुनिया तभी तरक्की करती है जब एक-दूसरे से संवाद होता है। जब सूचनाएँ एक जगह से दूसरी जगह तक पहुँचती हैं और सूचनाएँ जितनी तेज़ी से एक जगह से दूसरी जगह तक फैलेंगी, देश का विकास उतना ही बेहतर होगा, विश्व का विकास उतना ही ज़्यादा बेहतर होगा। बिल्कुल, तो कहीं न कहीं मोजो जो है ये एक नई तकनीकी है और इसने ट्रेडिशनल जर्नलिस्ट को भी अपने आप को अपग्रेड करने का मौका दिया है, तो सिटीज़न जर्नलिस्ट भी का स्कोप बढ़ाया है। तो इसलिए इस तकनीकी को हम सबको सीखना चाहिए। बहुत-बहुत धन्यवाद हर्ष रंजन सर हमसे जुड़ने के लिए, हमसे बात करने के लिए और मुझे लगता है कि मैं इस विषय पर जो शोध कर रहा हूँ, पीएचडी कर रहा हूँ, रिसर्च कर रहा हूँ, इसमें नए-नए तथ्य निकल कर सामने आएँगे और वो सब आपके इस इंटरव्यू के दौरान जो आपने जवाब दिए उन पर आधारित ये तथ्य होंगे और हम इनका विश्लेषण अपनी थीसिस में करेंगे और साथ ही में अपनी थीसिस में आपका आभार भी व्यक्त करेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद हमें अपना अनमोल समय देने के लिए। हर्ष रंजन सर।